हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग बिहार दरोगा बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट को कर रहे थे ज्ञान बिंदु का, जिसमें हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। आज हम लोग का चौथा प्रैक्टिस सेट है और हम लोग इसको देखते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ। तो बिहार का पहला कांग्रेस अधिवेशन जो है बांकीपुर में हुआ था। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में पटना के बांकीपुर में हुआ था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष रघुनाथ नरसिंह माधोलकर, महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा तथा स्वागत समिति के अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक थे। तो बिहार में जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर में 1912 में हुआ था और ये 27वां अधिवेशन था कांग्रेस का। और इसके अध्यक्ष जो थे रघुनाथ सिंह माधोलकर और महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया 1922 में हुआ था, जिसे स्वराज पार्टी 1923 की स्थापना हुई। तो 37वां अधिवेशन जो है ये बिहार के गया में 1922 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था और इसके तहत ही स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, और ये जो है A.O. ह्यूम द्वारा जो है स्थापित की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे बोमेश चंद्र बनर्जी थे और इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोलकाता। तो भारत में औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। यह कंपनी अधिनियम की धारा 617 के तहत भारत की संसद के द्वारा 1971 में स्थापित की गई थी। तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का जो है स्थापना 1971 में किया गया था। बैंक का मुख्यालय कोलकाता में था और इसकी उपस्थिति नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, गुवाहाटी में थी। यह बैंक भारत सरकार के स्वामित्व वाली वित्तीय निवेश संस्था थी, जो 2012 में भारत सरकार द्वारा बंद किए जाने तक संचालित थी। तो इसे 2012 में बंद कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा। इसका जो उद्देश्य था, परियोजना वित्त के लिए सावधि ऋण सहायता, लघु अवधि के गैर परियोजना संवर्धित वित्त पोषण, कंपनियों की कार्यशील पूंजी आदि। तो इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये कार्ल मार्क्स और F. एंगल्स द्वारा लिखा गया था 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक। तो इसके कार्ल मार्क्स और F. एंगल्स। तो 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स हैं। इसे नई यॉर्क डेली ट्रिब्यून के लिए लिखे थे। इस पुस्तक के संग्रह में विद्रोह से ठीक पहले की भारत स्थिति के संबंध में लिखा गया है। तो ये जो पुस्तक है इसमें विद्रोह से पहले भारत की क्या स्थिति थी उसके बारे में लिखा गया और ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक के बारे में दिया गया है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये विनायक दामोदर सावरकर या B.D. सावरकर द्वारा लिखा गया था। द ग्रेट रिवेलियन, अशोक मेहता। सिपियो म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये R.C. मजूमदार द्वारा लिखा गया है। 1857 S.N. सेन द्वारा। रिवेलियन 1857 P.C. जोशी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी T.R. होम्स। कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी सर सैयद अहमद खां। तो ये 1857 की क्रांति से ही संबंधित पुस्तक और उनके लेखक हैं। नेक्स्ट है, पायका नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो इसका आंसर बिहार हो जाएगा। तो पायका नृत्य का संबंध जो है बिहार से है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं पायका नृत्य के बारे में। यह नृत्य मुख्यतः ओडिशा का है। पाइक का अर्थ है पैर सैनिक। यह सैन्य सेवा के लिए बनी एक छोटी जाति है। यह एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है जहां कलाकार भाले और ढाले के साथ युद्ध के गठन में है। पायका लंबे भाले का एक रूप है और पायका शब्द युद्ध का प्रतीक है। इस नृत्य का ओडिशा के साथ साथ बिहार झारखंड में भी किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से जो है ओडिशा का नृत्य है, लेकिन इसके साथ साथ बिहार झारखंड में भी किया जाता है। यह सैन्य सेवा से बनी एक छोटी जाति का जो है पैर सैनिक के बारे में है और इसका अर्थ जो है युद्ध होता है। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इंडिया डिवाइडेड भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक पुस्तक है। इसका प्रकाशन 1946 में हुआ था। इसे बांकीपुर जेल में लिखा गया था।
तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और इसका प्रकाशन 1946 में हुआ था और ये बांकीपुर जेल से लिखा गया था। इस पुस्तक के 6 भाग है। द्विराष्ट्र सिद्धांत 6 भाग है। द्विराष्ट्र सिद्धांत, कम्युनल ट्रायंगल, विभाजन की योजना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पाकिस्तान पर संकल्प, मुस्लिम राज्य में संसाधन, पाकिस्तान का विकल्प। तो ये पुस्तक का 6 भाग है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। यह पुस्तक 1959 में प्रकाशित हुई थी। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया और यह पुस्तक 1959 में प्रकाशित हुई थी। अनहैप्पी इंडिया के लेखक 1928 में लाला लाजपत राय थे। उन्होंने निम्नलिखित प्रकाशित पुस्तक भी लिखी है। मेरे निर्वासन की कहानी 1908, आर्य समाज 1915। तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय। और उनके और मेरे निर्वासन की कहानी और आर्य समाज 1915 भी लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। और ये भी लाला लाजपत राय की पुस्तक है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक हिंदू की छाप 1916, भारत में इंग्लैंड का कर्ज 1917। तो ये सब लाला लाजपत राय की जो है पुस्तक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किताब द इंडियन स्ट्रगल में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। इस बुक को साल 1998 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लिखी पुस्तक निम्न है। चंपारण में महात्मा गांधी, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पुस्तक है। भारत की एकता, महात्मा गांधी और बिहार, महात्मा गांधी के चरणों में, आत्मकथा, बापू के कदमों में, संस्कृति और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, खंडित भारत, गांधी जी के दिन, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, असमंजस, चंपारण में सत्याग्रह। तो ये सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? तो ये बाड़नगर गुजरात से आरंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष। तो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को गुजरात के वाडनाड से इसकी शुरुआत की है। उद्देश्य जो है, सरकार के लक्ष्य 2 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को स्वास्थ्य पहुंचाना और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण कराना। तो मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है टीकाकरण से है और ये गुजरात के वाडनगर से शुरू की गई है। कब? तो 25 दिसंबर 2014 से। देखिए, इस टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए गए 7 रोगों के खिलाफ प्रतिनिधित्व करता है। तपेदिक, पोलियोमाइलिटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटेनस और खसरा। तो ये 7 रोगों का जो है सुई इसमें टीकाकरण का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? जनसंख्या संबंधी समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना, जैसे परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानवाधिकार का महत्व। इसकी शुरुआत 11 जुलाई 1987 से हुई। इस तिथि तक दुनिया की आबादी 5 अरब हो गई थी। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई से मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है 11 जुलाई 1987 से की गई थी। और जब से ये शुरू की गई है उस टाइम दुनिया की आबादी 5 अरब हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का उपयोग लेड पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो काले भूरे रंग का होता है। इसे गरीब का हीरा कहा जाता है। तो गरीबों का हीरा किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को। और इसका रंग कैसा होता है? काला भूरा रंग का होता है। यह अधातु सिंहल, कैलिफोर्निया, कोरिया, न्यूजीलैंड तथा इटली में पाया जाता है। तो यह एक अधातु है। ये सिंहल, कैलिफोर्निया, कोरिया, न्यूजीलैंड और इटली में पाया जाता है। यह विद्युत तथा ताप का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का संस्करण Sp² होता है। तो ये ग्रेफाइट के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है? तो ये हो जाएगा ओडिशा। भारत का लो एस्क उत्पादन में विश्व में 4था स्थान है। ओडिशा भारत में लो एस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत का विश्व में लोहा उत्पादन में 4था स्थान है और भारत में ओडिशा पहला राज्य है। भारत में लो एस्क के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। भारत अपने लोह का अधिकांश भाग जापान को तथा दूसरे राज्य पर चीन को निर्यात करता है। तो भारत अपना लोहे का अधिकांश भाग जो है जापान को तथा चीन को निर्यात करता है। कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है। कोयला का सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सबसे अधिक टीन का उत्पादन होता है। तो कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है। कोयला सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में टीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन जाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसके पास बन जाता है, जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो। तो ऐसा कहा गया है,
संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम या कानून बन जाता है जब किसके द्वारा पास किया जाएगा। तो इसको आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो संसद के दोनों सदनों में पारित किए गए जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो वह कानून का रूप ले लेता है। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद के 3 अंग हैं। तो संसद के कितने अंग हैं? 3। कौन कौन सा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति धन विधेयक आर्टिकल 110 को छोड़कर बाकी सभी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को वापस नहीं लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए। विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को 3 अधिकार प्राप्त है। स्वीकृति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। जैसे डाक संशोधन विधेयक में 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रीय एशियाई शेर के लिए कौन सा प्रसिद्ध? तो इसका आंसर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात जो है ये राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? गिर। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। गिर वन्यजीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभयारण्य है जो एशियाई सिंहों का एकमात्र निवास स्थान माना जाता है। विश्व में सिंहों की कम हो रही संख्या की समस्या से निपटने और एशियाई सिंहों का संरक्षण हेतु इसका उद्देश्य है। इसे 1969 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। तो गिर वन्यजीव अभयारण्य को 1969 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। स्थापना इसका 1936 में हुआ था। ये सबसे पुराना उद्यान है। प्रसिद्ध है बंगाल बाघ के लिए, तेंदुआ के लिए। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। स्थापना 26 दिसंबर 1980 में हुआ था। ये जिम कॉर्बेट के बारे में है। स्थापना 1936 में हुआ था और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। अवस्थिति पालकंड जिला, केरल, भारत में। प्रसिद्ध हाथी, बाघ, सांभर, चीता व जंगली प्रमुख है। सर्वाधिक विविधता पाया जाता है। तो ये साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है जो प्रसिद्ध है बाघ, स्लॉथ, वियर, चीते, अजगर, भालू आदि के लिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ये बिहार में चंपारण में है। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्योंकि वे वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो साइनोबैक्टीरिया जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, इसलिए ये परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित सम्मिलित करें तथा दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें से सही कौन सा है? क्षेत्र और पुरास्थल। तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सा जो है पुरास्थल कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें जो है सिंध, ये कोट दीजिए, इसका पुरास्थल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का बालाकोट हो जाएगा और दक्षिण बलूचिस्तान का जो है इसका सरायकेला हो जाएगा और हरियाणा राखीगढ़ी। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 4 और 3। तो 1, 2, 4, 3 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। तो सिंध कोट दीजिए, पश्चिम बंगाल बालाकोट, दक्षिण बलूचिस्तान सरायकेला और हरियाणा राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सोस्ट चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमिका शर्मा और उसके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए तथा पर्यावरण के लिए पादप लगाना। तो खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए तथा पर्यावरण के लिए पादप लगाना सामाजिक वानिकी से संबंधित है। तो इसके बारे में दिया गया है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना सामाजिक वानिकी से संबंधित है। भारत में प्रथम वन कानून 1927 में आया था। तो भारत में प्रथम वन कानून 1927 में आया था। उद्देश्य जो था इसका पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का रोपण, संरक्षण, प्रबंधन तथा ऊसर भूमि पर वृक्षारोपण करना था। इसका प्रयोग पहली बार 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा किया गया। बाद में 5वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। तो इसको लागू कब किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो कानून के समक्ष समान था, ये जो है मूल अधिकार है। अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, तो ये गलत है। अपना शिक्षण संस्थान जो बना सकते हैं ये हम लोग का मूल अधिकार है। धर्म का स्वतंत्रता भी है, भाषण देने का स्वतंत्रता भी है। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। तो अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध ये हम लोग का मूल अधिकार नहीं है।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, जो भारतीय संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया और भाग 3 और 12 से 35 आर्टिकल तक है संविधान के। चलिए देखते हैं हम लोग का कौन कौन सा मूल अधिकार है। तो वर्तमान में संविधान में 6 मूल अधिकार है जो निम्न है। पहले हम लोग के संविधान में 7 मूल अधिकार था, हम लोग उनको आगे देखते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण का विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। यहाँ देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार का रूप प्रदान किया गया था, उसे अनुच्छेद 300 में जोड़ दिया गया। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। तो ये जो है संपत्ति का अधिकार बना दिया गया है कानूनी अधिकार अब आर्टिकल 300(1) के तहत। धर्म का स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 में है। तो कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, धर्म का स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, भाषण देने का स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 और अस्पृश्यता का अंत जो है 17 अनुच्छेद और अवसर की समानता अनुच्छेद 16 है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते आगे देखते हैं। आगे है मानव शरीर में पित्त रस का क्या कार्य है। तो इसका कार्य है वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिन का अवशोषण। तो मानव शरीर में पित्त रस का कार्य वसा में पाचन के लिए वाष्पीकरण और वसा में विलय होने के लिए विटामिन का अवशोषण करना है। पित्त रस एक तरल पदार्थ और पाचक द्रव्य के रूप में जाना जाता है, जिसे यकृत द्वारा बनाया जाता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। तो पित्त का पीएच कितना होता है 7.7। पित्त रस जो है एक तरल पदार्थ और पाचक द्रव्य के रूप में जाना जाता है। और इसको पित्त रस को कौन बनाता है, तो यकृत, लीवर हमारे पित्त रस को बनाता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र करता है। इसका जो है कार्य है पाचन से लेकर अवशोषण, उत्सर्जन और हार्मोन उपापचय। पित्ताशय नाशपाती के आकार का थैली होता है। तो लीवर पित्त रस बनाता है, लेकिन वो जो है एकत्रित रहता है पित्ताशय में, ये नाशपाती के आकार का होता है। और इसका प्रमुख कार्य होता है पाचन से लेकर अवशोषण तक, उत्सर्जन और हार्मोन का उपापचय। निम्नलिखित में से बेमेल चुने। तो इसमें से बेमेल कौन सा है। गौड़चियन शिखर अरुणाचल प्रदेश, नीलगिरी पहाड़ी केरल, नंदा देवी उत्तराखंड में है, खारदुला दर्रा लद्दाख में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो नीलगिरी पहाड़ी है ये केरल में ही बस नहीं है। तो देखिए बी हो जाएगा आंसर। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। नीलगिरी एक ब्लॉक पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा 2637 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। तो नीलगिरी पहाड़ी जो है ये तमिलनाडु में है। नीलगिरी एक ब्लॉक पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा है। नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे पूर्वी नीलगिरी पहाड़ी जो है इधर से पूर्वी पश्चिमी घाट और इधर से पूर्वी घाट आके मिलती है नीलगिरी पहाड़ी पर। तो इसे जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परितंत्र में अपघटक कौन होता है। तो अपघटक कौन होता है, कवक और जीवाणु। एक परितंत्र में अपघटक कवक और जीवाणु होते हैं। अपघटक वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे और जानवरों के शरीर को सरल पदार्थ में परिवर्तित करते हैं अपघटक कहलाते हैं। तो अपघटक क्या होते हैं, जो मृत पौधे और जानवर के शरीर को सरल पदार्थ में परिवर्तित करते हैं अपघटक कहलाते हैं। और ये कौन होते हैं, कवक और जीवाणु। चलिए अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। तो ये भारत और फ्रांस का संयुक्त अभियान है मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह। तो मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान भारत और फ्रांस का है। यह जलवायु परिवर्तन में उष्णकटिबंधीय वातावरण में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह मिशन है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष अनुसंधान सीनेस के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। मेघा जो है ये ट्रॉपिक्स सफलतापूर्वक अक्टूबर 2011 में PSLV रॉकेट द्वारा कक्षा में तैनात किया जा चुका है। प्रक्षेपण की तिथि जो थी वो थी 12 अक्टूबर 2011। रॉकेट CAC-18 प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और मिशन अवधि 3 वर्ष की इसका योजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बी हैदराबाद में। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र इसरो का एक प्रमुख केंद्र जो हैदराबाद में स्थित है। इसका कार्य जो है उपग्रह द्वारा लिए गए चित्रों को उपयोगकर्ता एवं जन सामान तक पहुंचाने के लिए किया जाना। महत्वपूर्ण योगदान रहा है नगरीय योजना, कृषि, खनन और पारिस्थितिकी में समुद्री चेतना का अलर्ट देना। इसरो का मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र हासन कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक है। तो आनुवंशिक कौन होता है, तो जीन।
जीन आनुवंशिक है। आनुवंशिकता का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। तो आनुवंशिकता का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया था। प्रत्येक सजीव प्राणी का निर्माण मूल रूप से कोशिका द्वारा होता है और इन कोशिकाओं में गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्रोमोसोम की संख्या प्रत्येक जाति में निश्चित होती है। गुणसूत्र के अंदर माला की मोतियों की भांति कुछ डीएनए की रासायनिक इकाइयां पाई जाती है, ये जीन कहा जाता है। जोहानसन ने सर्वप्रथम 1909 में जीन शब्द का प्रयोग किया। तो जीन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? जोहानसन के द्वारा 1909 में। संतान अपने माता पिता से जीनों के माध्यम से विशेषता प्राप्त करते हैं। तो संतान जो है अपने माता पिता से जीन के माध्यम से विशेषता प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, सोना में डैश मिलाया जाता है। तो सोना में क्या मिलाया जाता है? तांबा और चांदी। तो तांबा और चांदी सोना में मिलाया जाता है। सोना धातु बहुत लचीली होती है, इसलिए शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनाया जा सकता। उपयोग जो होता है सोना का गहना बनाने, कठोरता को बदलने और तन्यता, गलनांक बिंदु, रंग और अन्य गुणों के लिए चांदी, तांबा, निकेल, जिंक, पेट्रोलियम आदि का मिलाया जाता है। विशेषकर तांबा मिलाया जाता है। 22 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक आभूषण बनाए जाते हैं। सोना में तांबा और चांदी की मिलावट आवश्यक है, अन्यथा शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनाए जा सकते। सबसे ज़्यादा आघात वर्णीय तथा तन्यता सोना में पाया जाता है। तो ये देखिए, सबसे ज़्यादा आघात वर्णीयता और तन्यता सोना में पाया जाता है। और 22 कैरेट से 18 कैरेट तक के लिए आभूषण बनाया जा सकता है। इसमें जो है शुद्ध सोना से आभूषण नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये बहुत लचीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो चिमनी से धुआं जो है संवहन के सिद्धांत से बाहर निकलता है। चिमनी का कार्य आग की ओर दहन वायु को खींचना और फ्लू गैस को फ्लू के माध्यम से निकालना है। यह संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवहन ऊष्मा के स्थानांतरण की एक विधि है। किसी तरल पदार्थ में अणुओं के समग्र स्थानांतरित द्वारा ऊष्मा का लेन देन होता है संवहन में। विकिरण क्या है? किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। उदाहरण सूर्य से प्राप्त होने वाली किरण पृथ्वी को गर्म करना, ये विकिरण द्वारा होता है। फिर है वाष्पीकरण, यह एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें कोई तत्व या यौगिक गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिमर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम में अंतर्गत शामिल नहीं है ग्रेड ए सेवाएं, संगादित क्षेत्र के कर्मचारी, पुलिस कार्मिक और केंद्रीय सचिवालय सेवाएं ग्रेड बी। तो इसमें से ये जो है कोई भी शामिल नहीं है। तो इसका आंसर ए बी सी डी चारों हो जाएगा। तो ए बी सी डी सी नंबर इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? तो ये पोर्ट लुई मॉरिशस, ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम। तो अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। और हिंदी जो है देवनागरी लिपि में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत गणराज्य का आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा भी है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के निर्देश से संबंधित है। तो हिंदी दिवस कब मनाया था? 14 सितंबर को। और इसको अपनाया कब गया था? 14 सितंबर 1949 को। और ये 351 में हिंदी का जो है विकास का निर्देश संबंधित है संविधान में। चलिए नेक्स्ट है, एक परितंत्र में किस्टोन प्रजाति का तात्पर्य है। तो क्या हो जाएगा किस्टोन प्रजाति का तात्पर्य? एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना में कार्य प्रभाव लाती है। तो ये हो जाएगा किस्टोन प्रजाति से तात्पर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 में मिलान करें और सूची में दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसमें झील और झील का प्रकार दिया गया है। तो कौन सा झील कौन सा है हो जाएगा? तो ये पहले है भीमताल। तो भीमताल जो है एक टेक्टोनिक झील है। तो भीमताल क्या हो जाएगा? टेक्टोनिक झील। फिर है अष्टमुडी। तो अष्टमुडी जो है ये अनुपश्चल झील है, अष्टमुडी। और नेक्स्ट तो भीमताल टेक्टोनिक 1 का 3 हो जाएगा, अष्टमुडी अनुपश्चल 1 हो जाएगा, और गोहन जो है ये हो जाएगा भूस्खलन। भूस्खलन झील का प्रकार है। और लोहर झील जो है ये ज्वालामुखी महाराष्ट्र में है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। भीमताल उत्तराखंड में है, टेक्टोनिक है। अष्टमुडी केरल में अनुपश्चल, गोहन असम में भूस्खलन और लोनार महाराष्ट्र में ज्वालामुखी पहाड़ का मुख्य है। ये झील के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है जिला प्रशासन का आशय है। जिला प्रशासन से आशय है बी एवं सी। तो बी और सी में क्या है? जिला क्षेत्र में कानून व व्यवस्था प्रशासन और जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन।
तो केवल बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। जिले की महत्वपूर्ण इकाई के लिए प्रशासन की जो व्यवस्था है उसे जिला प्रशासन कहते हैं। इसके 3 प्रमुख कार्य है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, भूमि का रिकॉर्ड रखना और किसानों की भूमि कर वसूलना, सभी क्षेत्रों में जिले का विकास करना। तो ये जिला प्रशासन का जो है मुख्य कार्य है। तो यहाँ दिया गया है 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य में संघर्ष किया। तो विधवा पुनर्विवाह के लिए जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाना जाता है। 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के लिए सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 में हुआ था। इन्होंने शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिए सिफारिश प्रशासन की थी। इन्होंने अक्षय कुमार दत्ता के सहयोग से विधवा पुनर्विवाह को हिंदू समाज में स्थान दिलवाया। हालांकि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लाया गया था। उस समय बंगाल का गवर्नर कैनिंग थे। सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का योगदान रहा। तो विधवा पुनर्विवाह में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया है। सती प्रथा राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ। 1829 में सती प्रथा जो है अधिनियम विलियम बेटिंग द्वारा समाप्त किया गया, लाया गया था। लोकटक झील को तैरते हुए द्वीप के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ स्थित है? लोकटक झील जो है मणिपुर में है। तो लोकटक झील मणिपुर में है। प्रमुख झील जो है, प्रमुख झील संबंधित राज्य और खारे, यहाँ जो दिया हुआ है प्रमुख झील सांभर झील, संबंधित राज्य है राजस्थान और खारे पानी का झील है। समुद्र से 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। फिर है लोकटक झील, लुनार झील, यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति को मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। लुनार झील क्षेत्रफल 280 वर्ग किलोमीटर, सबसे बड़ा तैरता हुआ द्वीप केबुल लामजाओ जो है पार्क यहीं पे है। फिर मणिपुर महाराष्ट्र में है। यह भी खारे पानी का झील है। यह झील उसका उल्का पिंड तैरती है। ये लुनार झील के बारे में दिया गया है। ये लोकटक झील का था। यह इस झील की गहराई लगभग 500 मीटर है। तो लुनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोकटक झील मणिपुर में और सांभर झील राजस्थान में दिया है। नेक्स्ट है भारतीय राजा सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? ये बाणभट्ट द्वारा लिखी है। तो हर्षवर्धन की राजकवि बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित कादम्बरी पार्वती परिणय है। तो हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन क्या होता है? बहुविध बंध बनाता है। तो कार्बन जो है बहुविध बंध बनाता है। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन बहुविध बंध बनाता है। कार्बन पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व के एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण तत्व है। इसका रासायनिक तत्व संकेत जो है C है तथा परमाणु संख्या 6 एवं परमाणु भार 12 है। तो कार्बन का जो है संकेत C है, परमाणु संख्या 6 एवं परमाणु भार 12 है। यह बहुविध बंध बनाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हीरा, ग्रेफाइट, काजल, कोयला प्रमुख है। मनुष्य शरीर में इसकी मात्रा 18.5% होती है। ये कार्बन के बारे में दिया गया है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग। केचिया किसानों का मित्र, अपर्दनकारी, अनुक्रमक, फिर से विकास, अग्रज जाति, परितंत्र सेवा, परागकण, जनसंख्या वृद्धि, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत और जन्म दर। तो ये हो जाएगा उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस सिद्धांत को सन 1812 में आर्टेस्ट का एक प्रयोग द्वारा किया गया था। इसका उपयोग विद्युत मोटर और विद्युत जनित में किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने में नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। तो अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग होता है और अस्थायी चुंबक बनाने में नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार की आय के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की थी? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2018 में आवश्यक नैदानिक सूची का पहला संस्करण जारी किया। उद्देश्य था, भारत में विश्व का पहला देश है जिसे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता के अनुसार नैदानिक परीक्षण की सूची जारी की है। नैदानिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन रोगों में वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, टपेदिक, हेपेटाइटिस, HIV इत्यादि है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की स्थापना 1919 में। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रवण कहाँ होता है? तो ये होता है परिपक्व अंड में होता है इसका फर्टिलिजिन का स्रवण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में प्रयुक्त किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर में छोड़कर सब जगह प्रयुक्त किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत संसद द्वारा पारित एक कानून है। इसे 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। इसके तहत प्रत्येक नागरिक को आवेदन देने के 30 दिनों के अंदर सूचना मिल जाती है। 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 का प्रावधान हटने के बाद अब सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर में लागू है। तो अब जम्मू कश्मीर में भी जो है सूचना का अधिकार लागू है। जीवों में द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन कौन से होते हैं? तो वंश, नाम और जाति की विशेषण। ये जो है द्विनाम पद्धति के दो घटक होते हैं, वंश, नाम और जाति विशेषण। द्विनाम पद्धति जीवों के नामकरण की पद्धति है। तो द्विनाम पद्धति क्या है? जीवों की नामकरण की पद्धति। इस पद्धति के जनक कैरोलेसिस लिनियस है। लिनियस ने मानव का वैज्ञानिक नामकरण होमो सेपियंस कहा है। तो मानव को क्या कहा है? होमो सेपियंस। इसके अनुसार दिए गए दो अंग होते हैं, क्रमशः जीव के अंश जीन्स और माता जात स्पीस के घोतक है, जिसे एलियम सेपा या प्याज में होता है। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आदित्य L1। तो पूछे गए प्रश्न के अनुसार सही उत्तर आदित्य L1 होगा। आदित्य L1 मिशन जो है पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन पॉइंट A1 के चारों ओर प्रभामंडल की कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा। ये करंट का क्वेश्चन है और इसरो के बारे में है। इसरो का आदित्य L1 को 400 किलो वर्ग के उपग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण यान XL से लॉन्च किया जाएगा। मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले संरचना को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है टेंडन। तो मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले संरचना को टेंडन कहा जाता है। तो देखिए, टेंडन मांसपेशी में तनाव पैदा करते हैं, जिसमें यह सिकुड़ता और हिलता है। टेंडन रेशेदार उत्तक का सख्त मोटा बैंड होता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है और हड्डी को हड्डी से लिगामेंट जोड़ता है। मानव शरीर में 3 प्रकार के टेंडन होते हैं, फ्लेक्सर टेंडन, इलेक्शन टेंडन, लिगामेंट्स टेंडन्स। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां 639 से अधिक मांसपेशी है। पेशी और अस्थि बंधन दोनों कोलेजन से बने होते हैं। अस्थि और अस्थि जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो केंद्रक झिल्ली जो है मोनेडा में नहीं होती है। मोनेडा में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। R.H. वेटकर ने सन 1969 में प्राणी जगत को 5 भागों में बांटा है। तो इसमें है मोनेडा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। केंद्रक झिल्ली औसतन 20 से 40 नैनोमीटर चौड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। हम लोग किस में आते हैं? तो हम लोग का कोशिका जो यूकैरियोटिक है। देखिए 5 जगत जो है लक्षण। सबसे पहले कोशिका का प्रकार, मोनेडा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में। कोशिका का प्रकार जो है मोनेडा में होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंजाई में यूकैरियोटिक और प्लांटी में यूकैरियोटिक और एनिमेलिया में यूकैरियोटिक। कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज रहित, बहुशर्करा और एमिनो अम्ल, इसमें कुछ में उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति उपस्थित सेलुलोज रहित काइटिन युक्त फंजाई में, और प्लांटी में उपस्थित होता है सेलुलोज सहित, और एनीमिया में अनुपस्थित होता है एनिमेलिया में। केंद्रक झिल्ली मोनेडा में अनुपस्थित होता है, प्रोटिस्टा में उपस्थित, फंजाई में उपस्थित, प्लांटी में उपस्थित और एनिमेलिया में उपस्थित। कायिक संरचना कोशिकीय, प्रोटिस्टा में भी कोशिकीय, फंजाई में बहुकोशिकीय, प्लांटी में उत्तक अंग उत्तक तंत्र और एनिमेलिया में भी उत्तक अंग और अंग तंत्र। पोषण की विधि स्वपोषी होता है मोनेडा। रसायन संश्लेषण एवं प्रकाश संश्लेषिता परपोषी, मृतपोषी एवं परजीवी। स्वपोषी प्रोटिस्टा, प्रकाश संश्लेषिता परपोषी, परपोषी, स्वपोषी और परपोषी। प्रजनन की विधि जो है संयुग्मक, युग्मक, संयलन एवं संयुग्मक, निषेचन, निषेचन और निषेचन के द्वारा होता है। ये 5 जगत के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गरीबी और भुखमरी का निवारण। तो सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से गरीबी और भुखमरी का निवारण उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है। गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा 1972 में इंदिरा गांधी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। BPL के लिए अन्नपूर्णा योजना अप्रैल 2001 में प्रारंभ किया गया। शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी कम पोषण प्राप्त करता है, उसे योजना गरीबी मानता है, तेंदुलकर समिति के सिफारिश पर। चलिए नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो ये फ्रांस हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने जर्मनी पर शासन किया। नेपोलियन प्रथम ने जर्मनी राज्यों का एक संघ स्थापित कर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया। जर्मनी के निवासी स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में देखने लगे। 1830 से 48 ईस्वी तक क्रांतियों के द्वारा जर्मनी के लोगों में एकता आई। जर्मनी ने फरवरी 1943 में स्टालिनग्राड और सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण किया था।
ये है भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्य में कौन सा अंश आवश्यक है? तो ये हो जाएगा 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ प्रकाशित किया जाता है? तो ये प्रकाशित किया जाता है पेरिस में। चार्ली हेब्डो एवं फ्रांसीसी व्यंग्यात्मक साप्ताहिक पत्रिका जो कार्टून, रिपोर्ट, वाद विवाद और चुटकुलों पर विशेष बल देती है। इस पत्रिका को पेरिस में प्रकाशित किया जाता है। चार्ली हेब्डो फरवरी 2006 में इस्लामी पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छपने को लेकर चर्चा में आया था, जिसे इस्लाम में ईसा निंदा माना जाता है। तो इसमें जो है इस्लामी पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छाप दिया था, इसके कारण ये चर्चा में आया था और इससे जो इस्लाम में ईसा निंदा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है H1N1 किसके द्वारा होता है? तो ये होता है विषाणु द्वारा। तो स्वाइन इन्फ्लुएंजा H1N1 जो है एक संक्रामक सांस के रोग है जो कि समान रूप से केवल सुअरों को प्रभावित करता है। ये विषाणु द्वारा होता है। तो H1N1 जो है ये जो है विषाणु द्वारा होता है। ये इसे स्वाइन इन्फ्लुएंजा भी कहता है, एक संक्रामक रोग है। ये सुअरों को जो है प्रभावित करता है। यह आमतौर पर स्वाइन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के H1N1 स्ट्रेन के कारण होता है। बर्ड फ्लूएंजा के वायरस जनित रोग को H5N1 द्वारा होता है। 2009 में 11 जून से इस विश्व संगठन ने स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित किया था। इसे जो है 2011 से महामारी घोषित कर दिया गया है। कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर में। 5 दिवसीय साहित्य समारोह जयपुर में होता है। वर्ष 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2006 से। इसमें नोबेल पुरस्कार पुस्तक प्राप्त लेखक, स्थानीय लेखक, उपन्यासकार, बॉलीवुड और मशहूर हस्तियाँ आदि शामिल होते हैं। तो साहित्यिक समारोह जो है ये जयपुर में आयोजित की जाती है और इसमें जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखक, स्थानीय लेखक, उपन्यासकार, बॉलीवुड के मशहूर हस्तियाँ और शामिल होते हैं। तो हम लोग यहाँ आज यहीं तक रखते हैं। इससे नेक्स्ट जो है 50 क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में कराएंगे, क्योंकि एक से करवाने से वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और 50 क्वेश्चन हम लोग कल के वीडियो में लाएंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।